हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 24 अप्रैल। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर बने हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे इस लेक्चर में। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लेक्चर को एंड तक देखते रहिएगा। और जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर बनेंगे उनसे रिलेटेड जो भी मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगा उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। क्लियर है? बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डेली जब मैं आपको बताता हूँ, आज फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पीडीएफ का पेड पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपीज की कॉस्ट में आपको पीडीएफ का पेड पैकेज मिल जाएगा, जिसके अंदर डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, वीकली कंपाइलेशन और मंथली मैगजीन आपको मिलेगी। इसके अलावा एमसीक्यू का पीडीएफ का जो मंथली पैकेज है वो आपको परचेस करना है 50 रुपीज की कॉस्ट में, वो भी अवेलेबल है। ऑफर अवेल करना है तो ऑफर भी आपको मिल जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है सारी स्टेप्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दीजिए गई हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 9713282838 के अंदर आपको मैसेज करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्लियर है? लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कल का होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने एक एमओयू पे साइन किया जिसमें व्यापार से रिलेटेड यानी ट्रेड से रिलेटेड जो भी सुधारात्मक कार्य होंगे उनके अंदर वो किए जाएंगे। क्लियर है? आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने पूछे थे इससे रिलेटेड। भारत ने अभी रूपपुर पावर प्लांट में जो ट्रांजिशन लाइन है वो बिछाएगा बांग्लादेश के अंदर, और भारत बांग्लादेश का ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इस चीज के आपको बारे में पता होना चाहिए। और इसमें हेल्प कौन करेगा भारत की? तो भारत की हेल्प करेगा इसमें रशिया। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है बांग्लादेश का हाल ही में रिसेंट में जो घटित हुआ है। तो रिसेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इनॉग्रेशन किया था ब्रिज का, जो कि त्रिपुरा से, भारत की त्रिपुरा से और बांग्लादेश को जोड़ेगा। उसका नाम था मैत्री सेतु। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी हाल ही में आपका जो मिताली एक्सप्रेस थी वो है भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की जाएगी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। आपको अभी भी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ये बताइए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कौन सी छात्रवृत्ति योजना थी, किस नाम की, मतलब क्या नाम था उस छात्रवृत्ति योजना का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के युवा छात्रों के लिए अनाउंस की थी। ठीक है? चलिए, इसका आंसर करिए आप कमेंट सेक्शन में। लेक्चर शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपसे निकल के बनता है कि रिसेंटली इंडियन वुमेन विन हाउ मेनी गोल्ड मेडल इन एआईबीए यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। एआईबीए यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग या इसका नाम आपने सुना होगा। एआईबीए का मैंने आपको पढ़ाया था हाल ही में लेक्चर। हाल ही के लेक्चर में मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया हुआ था कि आई थिंक 3 या 4 अप्रैल का लेक्चर था जिसके अंदर एआईबीए का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था हमारे इंडिया से।
क्लियर है। तो उसके बारे में भी मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा कि कौन था वो जिसको एआईबीए का चेयरपर्सन चुना गया था। और अभी इसमें पूछ रहा है कि कितने गोल्ड मेडल आए एआईबीए यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो वुमेन्स के द्वारा, इंडियन वुमेन्स के द्वारा अचीव किए गए। तो इसका नंबर हो जाएगा 7। 7 गोल्ड मेडल यहाँ पे आप देख सकते हैं। 7 जो आपकी महिलाएं हैं, जो वुमेन्स है, इन सातों ने गोल्ड मेडल अचीव किए हैं इस चैंपियनशिप के अंदर। ये चैंपियनशिप लास्ट टाइम हुई थी 2017 को, और उसमें पांच हाँ, उसमें 5 गोल्ड मेडल जो थे वो जीते थे इंडियन वुमेन ने। लेकिन इस बार किसने जीते हैं? इस बार जीते हैं 7 के 7। क्लियर है। इस बार 7, 8 लोग फाइनल में गई थी, जिसमें से 7 लोगों ने जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं। क्लियर है। इन सभी के नाम यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लास्ट वाली कहाँ हुई थी? तो लास्ट वाली हुई थी गुवाहाटी में, जो 2017 को ये रेसलिंग वाली जो हुई थी। ठीक है। सॉरी, वो आपकी जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, ये हुई थी गुवाहाटी के अंदर। और मैं इन्हें अभी आपको एआईबीए के बारे में बताया था ना, एआईबीए का चेयरपर्सन कौन नियुक्त किया गया था, तो ये रहा आपके सामने आंसर। ये है आपका एआईबीए का लेटर, जो मैंने आपको 3 या 4 अप्रैल के लेक्चर में आपको दिखाया था, है ना। तो मैरी कॉम को यहाँ पे चेयर नियुक्त किया गया था, अपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन ऑफ एआईबीए चैंपियनशिप एंड वेटेरन्स कमेटी। तो यहाँ पे मैरी कॉम को एक नियुक्ति की गई थी 3 या 4 अप्रैल को, आई थिंक, या मार्च 1 की थी ये। मार्च 1 की नियुक्ति मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। क्लियर है। हाँ, मार्च वाले लेक्चर में, आई थिंक, सॉरी, अप्रैल में नहीं, मार्च वाले लेक्चर में पढ़ाया था, याद आ गया। ठीक है। चलिए, एआईबीए के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है एआईबीए। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1946 को हुई थी। फॉर्मेशन कब हुई थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। प्रेसिडेंट कौन है? तो उमर क्रेमलियो इसके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ है? लोशाने, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर देख लेते हैं। देखिए, लेक्चर का फीडबैक आप जरूर दिया करिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रिसेंटली आस्क्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सबमिट अ नेशनल प्लान ऑन द कोविड-19 सिचुएशन? इसका राइट आंसर आपको पता होगा। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत सरकार को कई सारी हिदायतें दी, और मतलब उनसे बोला भी कि भाई, कोविड-19 की जिस तरह की सिचुएशन है, उसमें हमें आप नेशनल प्लान बना के दीजिए कि आप किस तरह से कंट्री में जो कोविड क्राइसिस है उनको रोक सकते हैं, उनकी रोकथाम कर सकते हैं, जो भी सिचुएशन चले उनको कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको एक चीज इसमें बताना चाहता था, सुओ मोटो कॉन्ग्जेंस। ये सुओ मोटो संज्ञान क्या होता है, इसके बारे में बताना चाहता था। देखिए, अभी हाल ही में मंडे को डिसीजन हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उसने लिया था कि उन्होंने यूपी सरकार को बोला था कि आप जो 6 सिटीज हैं यूपी के अंदर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, इस तरह की 2-3 और थी। तो वहां पे इन्होंने बोला था कि टोटल 6 सिटीज को बोला था कि यहाँ पे लॉकडाउन लगाइए, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, अभी लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं है। क्लियर है। ठीक है। तो वहां पर फिर इन सब चीजों के ऊपर दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई, अगर किसी भी राज्य को लॉकडाउन लगाना है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो वो उसका राज्य का खुद का निर्णय होगा, इसमें हाई कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। इस तरह की चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, और उसके अंदर देखिए, सुओ मोटो कॉन्सिक्वेंस, मतलब सुओ मोटो संज्ञान है, उसका मतलब क्या होता है? देखिए, कई बार क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो नागरिक है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है ना, इस तरह की चीजें जब उसको लगती हैं, तो वो बीच में बोलता है, मतलब गवर्नमेंट के बीच में आके वो बोलता है, और इसी चीज को सुओ मोटो संज्ञान बोलते हैं, सुओ मोटो कॉन्जिन्स बोलते हैं। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, सुओ मोटो कॉन्जिन्स इज व्हेन एन इंडियन कोर्ट टेक्स अ केस ऑन इट्स ओन। वह जब स्वतः से कोई चीज का संज्ञान लेता है। देखिए, कब कोर्ट कब इन्वॉल्व होता है किसी भी चीज में? जब आप कोर्ट के, जैसे आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो आप कोर्ट के पास गए, तब कोर्ट संज्ञान लेता है, या फिर उसको लगता है कि कोर्ट को लगता है कि हाँ, इन चीजों में अब जनता का अधिकार, जो अधिकारों का हनन हो रहा है, जनता को प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट गलत कर रही है, इस तरह की चीजें जब उसको लगती हैं, तब वो बीच में आती है, और इसी चीज को सुओ मोटो कन्वेंस बोलते हैं। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि इन सब चीजों में सरकार के बीच में दखल देने का जो प्राविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत है, तो सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगी तो आर्टिकल 32 के तहत बोलेगी, और यहीं पर अगर हाई कोर्ट बोलेगा तो आर्टिकल 226 के तहत बोलेगा। यानी अगर हाई कोर्ट किसी चीज के बीच में दखल देता है सरकार द्वारा, मतलब किसी सरकारी चीज में दखल देता है, तो वो 22-26 के तहत दखल देगा। और अगर हाई सुप्रीम कोर्ट देता है तो वो आर्टिकल 32 के अंदर दखल देगा। मतलब गवर्नमेंट के किसी
एक तरह से आप बोल सकते हैं निर्णय पे, या गवर्नमेंट को किसी तरह की सलाह देनी हुई, या किसी चीज को बोलना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको एक समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और सुओ मोटो। मेन मेरा मोटिव था कि सुओ मोटो आपको समझा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट टुक सुओ मोटो and issued a notice to the central government on the supply of COVID-19 supplies such as oxygen, COVID care, essential and medicines। देखिए इस लेक्चर में मैं कुछ इंफॉर्मेशन भी लाया हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी आज ही मॉर्निंग में ही उनको रिलीज किया था। तो वो भी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आप कोविड से मतलब किस तरह से ब्रीदिंग आप बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो वो कुछ आर्टिकल्स हैं जो मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किए गए थे, मैं आपको लेके आया हूँ, वो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट वाली स्लाइड में, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट होता है आपका लेक्चर से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लियर है? आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। आप देखिए शेयर नहीं करते हो तो उसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। इस लेक्चर को बंद करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको कल बताया हुआ था। अगर आप इसी तरह का लेक्चर को रिस्पॉन्स देते रहे तो इस मंथ के एंड तक हम इस लेक्चर को बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल रेटिंग एजेंसी सेड दैट द इंडियन इकोनॉमी इज टू ग्रोथ एट 11% इन 2021 टू 2022। देखिए, अगर आपसे रेटिंग एजेंसी की बात करता है वैश्विक स्तर पर, यानी ग्लोबली रेटिंग एजेंसीज की किसी तरह बात करता है, तो वहां पे तीन एजेंसी जो है वो स्टैंड करती हैं। कौन सी? एक फिच, एक मूडीज और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। ये तीन रेटिंग एजेंसी हैं जो ग्लोबली आप अपने आप को स्टैंड कर पाती हैं और इनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है। क्लियर है? अगर ये रेटिंग एजेंसी कुछ बोल देती है तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है किसी भी कंट्री के लिए। तो हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने? तो इसका राइट आंसर जो है आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड एंड पुअर ने। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसने बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 21-22 में 11% की दर से बढ़ेगी। ये इसने बोला है। किस किस बिना पे बोला है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो इन्होंने बोला है कि द नेक्स्ट कपल ईयर इंडिया इज ग्रोथ एट 66.1% टू 6.4%। इसकी दर से वो ग्रोथ करेगी, 6.1% टू 6.4% की तरह से ग्रोथ करेगी। और ये क्रेडिट कंडीशन को इम्प्रूव करेगा एशिया पैसिफिक बैंक के अंदर, with countries rolling out vaccination programs, economic and recovering and regional financial circumstances, and are supportive in the Asian region। जो टीकाकरण के कार्यक्रम भारत के द्वारा शुरू किए जा रहे थे अभी, मतलब क्योंकि अभी भारत में मतलब विश्व में सबसे तेजी से अगर वैक्सीनेट कर रहा था कोई तो भारत ही कर रहा था, ठीक है। अच्छा, वैक्सीनेशन से याद आया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अंडर 18, आपको पता होगा कि मतलब 18 साल से कम ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं, मतलब अभी 18 साल की उम्र वाले लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा 1 मई से। तो अगर ये पूछा जाए कि आप पहला कौन राज्य बना जिसने अनाउंसमेंट की कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अनाउंसमेंट की है कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाएगा ये 18 साल से ऊपर के लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ठीक है। तो कोविड के सरकमटेंसेस जिस तरह से हो रहे हैं, उन्होंने मतलब ये स्टैंडर्ड एंड पुअर ने आपका जो है वो ग्रोथ रेट इन्होंने फिक्स की है। इन्होंने बोला है कि 11% की दर से जो है वो इंडिया ग्रोथ करेगा 2021-22 में। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूजन एज द एक्सटर्नल ऑडिटर बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी ओपीसीडब्ल्यू। आपसे पूछा है कि इसमें से निम्नलिखित में से किसे रासायनिक हथियार के निषेध के रूप में संगठन द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो आपको एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में भी सुना होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीसी मुर्मू। ये आपके इंडिया के कैग हैं इस समय, यानी राइट नाउ राइट टाइम, इस समय ये कैग है जीसी मुर्मू, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। और आपके ऐसे बोबड़े कौन है? ये फॉर्मर सीजेआई थे, यानी 24 तारीख तक, मतलब आज से एनवी रमन्ना जो है वो आपके नए यानी 24th सीजेआई बन जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। मनोज सिन्हा आपके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और आर के माथुर आपके आपके लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जीसी मुर्मू पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे जम्मू और कश्मीर के। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले, देखिए इस तरह से मैंने ऑप्शंस को रखा हुआ है कि मैं आपको चीजें रिवाइज करवा सकूं। मेरा मेन मोटिव होता है, अगर मैं कोई फोटो भी लाता हूँ तो भी मैं सोचता हूँ कि आपको यहाँ से एक नया क्वेश्चन पढ़ा सकूं। मेरे इतने एफर्ट डालने के बाद भी आप लेक्चर को ना शेयर करते हो ना लाइक करते हो अच्छे से, है ना। चलिए, कोई नहीं। तो यहाँ पे जीसी मुर्मू जो है वो चुने चुने गए हैं। और ये राइट नाउ अभी ये स्कैग हैं इंडिया के, और अभी इनको एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। क्लियर है? तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। इस
के अंदर हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो हॉग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, तो 29 अप्रैल 1997 के अंदर हुई थी। डायरेक्टर जनरल इनके फर्नांडो एरिज है इसके डायरेक्टर जनरल, और इनको नोबेल पीस प्राइज भी इस ऑर्गेनाइजेशन को मिल चुका है। क्लियर है, इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो इस तरह से रिलेट करके क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए। Who among the following has recently released the second World Ocean Assessment Report? इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में द्वितीय विश्व महासागर मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएन ने, यानी यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट की दूसरी रिपोर्ट जारी की है। पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो पहली रिपोर्ट जारी की गई थी 2015 में, ये याद रखना है आपको। और अभी कौन सी रिपोर्ट जारी की गई, अभी सेकेंड वाली रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा, यूएन के द्वारा। इस रिपोर्ट के अंदर काम कौन कर करता है, तो यहाँ पे इट इज द वर्क ऑफ हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे 100 से ज्यादा वैज्ञानिक हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया से चुने गए, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं और वो ये मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करते हैं। इस मूल्यांकन रिपोर्ट के अंदर होता क्या है, तो इसमें ओशियन का असेसमेंट होता है, और वहां पे निगरानी होती है, वहां का मूल्यांकन होता है कि किस तरह से वहां पे प्रजातियां घट रही हैं, किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे हमें क्लाइमेट को लेके काम करना है इन फ्यूचर, कैसे कैसे हमें जीवों को बचाना है, उनकी जातियों को बचाना है। यहाँ सारे पॉइंट मैंने एज इट इज लिख दिए। द नंबर ऑफ डेड जोन्स इन द ओशियन हैव डबल्ड। डेड जोन्स जो मृत क्षेत्र थे, जहाँ पे मतलब कोई किसी तरह की स्पीसीज नहीं पाई जाती है, जहाँ पे कोई भी नई स्पीसीज पैदा नहीं होती है, या कोई भी नए जो आपके पादप है, जो जीव जंतु है, वो विकसित नहीं होते, वहां पे वो मृत क्षेत्र घोषित किया जाता है एक तरह से। और यह 2008 में 400 से बढ़कर 2019 में 700 हो गए। ये जो डेड जोन्स है, ये 400 थे 2008 में, और अभी 2019 का असेसमेंट जो निकाला गया, मतलब रिपोर्ट में लिखा है 2019 में 700 ये रह गए। क्लियर। 30% ऑफ सी ब्रीड स्पीसीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। प्रजातियां, ये जो सी बर्ड की प्रजातियां हैं जो पानी में पाई जाती हैं, 30% से ज्यादा विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। ये बहुत सारी चीजें जो है वो निकाली गई हैं। यहाँ पे लिखा है द हीट कंटेंट continent content in the ocean has more than doubled since 1990। तो 1990 के बाद से महासागरों की गर्मी इतनी मात्रा तेजी से मात्रा से बढ़ रही है कि समुद्री जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, और इन्हीं सब चीजों के ऊपर ये रिपोर्ट निकाली गई है। क्लियर है। अगर आप रिपोर्ट को पूरा पढ़ना चाहें तो आप रिपोर्ट डाल दीजिएगा वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट रिपोर्ट सेकंड, और ये रिपोर्ट आ जाएगी, तब आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है। जापान टू होस्ट फर्स्ट joint military exercise with US and which of these country in May 2021। जापान 2021 में अमेरिका और इनमें से किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा। तो इसका पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जापान, यूएस और फ्रांस, इसका राइट आंसर आ गया हो जाएगा आपका फ्रांस। ये फ्रांस, जापान और अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा एक्सरसाइज होने वाला है, मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है, तो ये चीज याद रखिएगा। जापान इसको होस्ट करेगा और फ्रांस और अमेरिका इसमें भाग लेंगे। क्लियर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें क्यों, मतलब क्यों ये सारी चीजें की जा रही, तो अकॉर्डिंग टू जापान द एक्सरसाइज इज बीन हेल्ड एज इट्स कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग चाइनीज एक्शन इन रीजनल वाटर्स। तो चाइना का जो बढ़ता हुआ मतलब दबाव है, और बढ़ती हुई चीज जो उनकी मारामारी, मतलब एक तरह से आप ये समझते हैं कि चाइना दखल बहुत ज्यादा दे रहा है कि जली क्षेत्र में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जाके वो दखल दे रहा है कि ये हमारा है। चाइना की आप पॉलिसी जानते हैं, अलग अलग तरह की पॉलिसीज उसकी हर रोज निकलती है। तो बस इन सब चीजों के पीछे सॉरी, इन सब यही सब वजह है, यही सब रीजंस है जो ये एक्सरसाइज होगा। ठीक है, और ये आपका पानी में भी होगा, और ये एक तरह से एम्फीबियंस, एक तरह से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा कि पानी में भी इसका होगा अभ्यास, और जमीन पर भी होगा, लैंड पर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने कवर किया है। बियॉन्ड द इकोनॉमिक टाइम्स है फ्रांस 24, ये आज का है जो इन्होंने कवर किया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी क्या बोल रही, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस दैट इट विल प्रोवाइड 5 किलोग्राम ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स अंडर विच स्कीम। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह किस योजना के तहत 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये
आपकी जो स्कीम है ये लास्ट ईयर आपसे पूछेगा किस एक्ट के अंतर्गत ये शुरू की गई, तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शुरू की गई है ना। और ये इन्होंने बोला है कि जून, यानी अभी कौन सा चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से शुरू होगा और जून 2021 तक चलेगा। लास्ट ईयर भी इस तरह की चीजें हुई थी। द स्कीम वॉज लॉन्च, प्रधानमंत्री जो आपकी गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये आपकी लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी मार्च 2020 में। किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा जारी की गई थी। और अप्रैल 2020 से जून 2020 तक चली थी, जिसके अंदर एस्टिमेटेड खर्च कितना हुआ था, 1.7 लाख करोड़ हुआ था। किस अभियान के तहत आती है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसका अनाउंसमेंट हुआ था, जो आपको याद होगा 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट किया था लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने, उसी के अंदर इसकी बातें हुई थी। और देन उसके बाद ये दिया जाने लगा था। इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है, 5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो जो चना है आपका, वो पर फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। द स्कीम वाज एक्सटेंडेड टिल नवंबर 2020 विद एन एडिशनल एलोकेशन ऑफ 90,000 करोड़। जो इसका एलोकेशन है वो भी बढ़ाया गया था, जून 2020 के अंदर इसको बढ़ाया गया था, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर क्लियर है। चलिए, तो आप एक बार ये काम करिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एक बार पढ़ लीजिएगा विकिपीडिया से या और कहीं से जहां से आप पढ़ पाने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली गोदरेज कंपनी हैज पार्टनर्ड विद विच रेलवे जोन फॉर हाइजीन। हाल ही में गोदरेज कंपनी ने स्वच्छता के लिए किस रेलवे क्षेत्र के साथ भागीदारी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्दर्न रेलवे के साथ इन्होंने भागीदारी की। इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो आपका गोदरेज है, उन्होंने कहा है कि नॉर्दर्न रेलवे के साथ हम मिलके क्या करेंगे, आपका जो आपके हाइजीन पैक्स हैं, मतलब जो आपके मास्क हैं, हैंड सैनिटाइजर हैं, सोप्स हैं, वो प्रोवाइड करवाएंगे। किसको, आपके मतलब नॉर्दर्न रेलवे के जितने भी जो कोच होंगे और जो यात्री होंगे, उन सभी को ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। गोदरेज के द्वारा ये अनाउंसमेंट हुई है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक मैं एडिशनल क्वेश्चन आपके लिए ले आया हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे अगर पूछता है अगर आपसे कि रेलवे में अभी कितने जोन है हाल ही में, तो हाल ही में 18 जोन है रेलवे के अंदर। और डिवीजन अगर आपसे पूछता है तो डिवीजन है 68। ठीक है, 18 जोन है रेलवे के अंदर और डिवीजन 68 है। ये चीज याद रखिएगा इंडियन रेलवे के अंदर। मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। और आपसे पूछता है कि सीईओ कौन है, क्योंकि चेयरपर्सन वाला ये यहाँ पे खत्म कर दिया गया है पद। और सीईओ अभी पूछेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपसे पूछेगा, तो सुनीत शर्मा इसके अभी सीईओ हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। और ईच यहाँ पे डिवीजन को हेड कौन करता है, तो डीआरएम यानी डिविजनल डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम जो है वो हेड करता है हर डिवीजन को, जो कि रिपोर्ट करता है जाके जनरल मैनेजर को। हर एक जोन के जो भी जोन के जनरल मैनेजर होते हैं उनको रिपोर्ट करता है। क्लियर है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हाउ मेनी हेक्टेयर्स हैज बीन प्लांटेड बाय कोल इंडिया लिमिटेड टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कितने हेक्टेयर में रोपण किया गया है पौधों का। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39,000 हेक्टेयर में जो है पौधों का रोपण किया गया है कोल इंडिया के द्वारा। इसकी इन्फॉर्मेशन किसने दी, इसकी इन्फॉर्मेशन दी है प्रहलाद जोशी, जो आपके कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जो है वो अनाउंसमेंट की है। और प्रहलाद जोशी आपके कोल मिनिस्टर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और इन्होंने टैग किया था, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, इन्होंने बोला है कि भाई अर्थ डे के दिन इन्होंने क्या किया है, 39,000 हेक्टेयर के अंदर प्लांटिंग की है। मैं आपको बता दूं कि मैं भी कोल इंडिया के अंदर काम कर चुका हूं। तो जब मैं काम कर रहा था तो कोल इंडिया ऐसे इनिशिएटिव चलाती रहती है टाइम टू टाइम। तो मैं जब था तो मेरे सामने भी कई सारे इनिशिएटिव हुए थे, जो इन लोगों ने क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग माइनिंग करते हैं, जहाँ पे माइनिंग करते हैं तो भाई उस माइनिंग वाले क्षेत्र में से जितने भी पौधे यानी जितनी भी क्लाइमेट चीजें जो इन्होंने इफेक्ट की होती हैं, उनके लिए ये इस तरह की चीजें करते रहते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हाँ, यहीं पे सारा लेक्चर आज का खत्म होता है। ये आपका प्रीवियस लेक्चर्स में से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली विच फिल्म वॉन 4 प्राइजेस एट द बाफ्टा अवार्ड। ठीक है, बाफ्टा पुरस्कार 4 पुरस्कार किस फिल्म ने जीते, ये आपका क्वेश्चन है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे मैं जो आपको बोल रहा था कि 2 स्लाइड 3 स्लाइड में इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे आज बहुत ये पूरे दिन ये टर्म चलता है, डबल मास्किंग डबल मास्किंग। तो डबल मास्किंग क्या है, तो डबल मास्किंग इज द टर्म ऑफ कि आप दो मास्क एक साथ पहने। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है जिन्होंने अंदर एक सर्जिकल मास्क पहना है और ऊपर से एक क्लॉथ का मास्क पहना है। तो ये चीज मैं बता दूं कि मतलब इंडियन एक्सप्रेस बहुत सारी इसको न्यूज एजेंसी ने कवर किया है। तो
अब अगर आप ये चीज याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मतलब फैमिली एंड वेलफेयर ने इसको जो है कंफर्म किया है, अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको क्या करना है, जो ज्यादा है, मतलब आप पहली बात तो कहीं जाइए मत इस समय। अगर आपको लगता है कि कहीं पर जाना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, जहाँ पे आपके बिना काम नहीं चलेगा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे एक सर्जिकल मास्क लीजिए, और ये देखिए इस तरह की नॉट यानी इस तरह की जो गांठ बनी है, इसको आप दोनों तरफ बांध लीजिए, और देन उसके बाद इसको कानों में लगा लीजिए और ऊपर से एक कपड़े का मास्क पहन लीजिए। इससे क्या होगा, डबल कोटिंग हो जाएगी, तो आपकी जो इन्फेक्टेड होने की संभावना है बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी हवा नहीं जाएगी और यहाँ से भी हवा नहीं जाएगी, और इससे आप जो है वो बहुत ज्यादा बचेंगे। इस तरह की चीजें आज दिन भर चली हैं, डबल मास्क कैसे पहने, क्या करें, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे इन दैनिक भास्कर के द्वारा दी गई थी, जो मैंने आपको एज इट इज यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी गई है। एक चीज याद रखिएगा, N95 मास्क बहुत ज्यादा लोग रिकमेंड कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग पहन रहे हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, N95 मास्क सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बार आप पहन सकते हैं, उसको इससे ज्यादा मत पहनिएगा। सर्जिकल मास्क सिर्फ सिर्फ एक बार पहनिएगा, और जो आपका क्लोथ मास्क है उसको जो आप रीयूजेबल है वो तो आप धुल के कई भी बार भी पहन सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश ये करिएगा कि एक मास्क को एक दिन से ज्यादा मत पहनिए। अगर क्लोथ मास्क भी है तो अगर आप कहीं से आए हैं तो उसको धुल के तुरंत टांग दीजिए, और देन अगली बार जब जाइए तो दूसरे मास्क का यूज करिए, उस वाले मास्क को एक दिन बाद पहनिए। ठीक है, अल्टरनेट चलाइए इस तरह से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज आपको आज आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर ने इस चीज को बहुत आज जो है वो चलाया दिन भर, कि अगर आप अब लेटते हैं आपको जो, क्योंकि देखिए मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो ब्रीदिंग में आ रही है, लंग इन्फेक्ट हो रहे हैं, और लंग से इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो उनमें सांस लेने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको लेटना किस तरह से चाहिए, इस तरह की चीजें, क्योंकि ये जो आप पोजीशन इन्होंने दी है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। ये 3 पोजीशन इन्होंने बताई, एक तो सिर के बल लेटने वाली, एक राइट साइड, और एक लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में इन्होंने किस तरह बताई, ये आप पोजीशन दे सकते हैं। 30-30 मिनट के 2-2 घंटे के यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग दी है, टाइम पीरियड दिया है, इस तरह से आप लेटेंगे तो आपको जो है वो आसानी से जो है वो ज्यादा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, लंग्स जो है इस तरह से अच्छे से जो है ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। इस तरह से सारी चीजें हैं। ठीक है, हर 30 मिनट में आपको जो है पोजीशन चेंज करनी है, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। क्लियर है? आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, किसी चीज के अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा, और आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपके आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग अगर इस लेक्चर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस लेक्चर को लेने का मतलब कोई नहीं है। अगर मैं सच बताऊं तो आपको आज रात के जब मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3:39 हो रहे हैं जब मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आप बताइए कि इस लेक्चर को बनाने में, प्रिपेयर करने में मेरे को 3 से 4 घंटे लगते हैं, अलग अलग वेबसाइट से आपकी न्यूज कवर करना, फिर उसको इस तरह से पीपीटी में प्रिपेयर करना, देन उसके बाद सारी चीजें सही से देखना कि सही से है कि नहीं, उसमें से अगर कोई डाउट होता है तो मैं उस चीज को रिवाइज करता हूँ, देखता हूँ कि वो चीज मैं आपको सही से बता पाऊंगा कि नहीं। अगर किसी चीज में मुझे डाउट होता है तो उस चीज को मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इस लेक्चर का उद्देश्य था कि आपको शॉर्ट में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। तो कोई भी डाउट हो आपका, लेक्चर को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, अन्यथा फिर लास्ट पे कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आज का ये लेक्चर देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अगर आप तैयारी में नए हैं तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।